इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने। 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है। जैन साहब के ऊपर 4 केस करे थे, 2 में बरी हो गए, 2 पेंडिंग है। दिनेश मोहनिया पे 10 केस करे थे, 9 में बरी हो गए, 1 पेंडिंग है। वंदना कुमारी पे 6 केस करे थे, सारे बरी हो गए। अखिलेश त्रिपाठी पे 4 करे थे, 3 बरी हो गए। इस तरह से पूरी लिस्ट है 49 एमएलए की। इन्होंने हमारी बोले बसों की खरीद पे घोटाला हो गया, कर लो जी, आ जाओ जांच कर लो। कर ली सारी जांच, कुछ नहीं मिला, एक नए पैसे का कुछ नहीं मिला। बोले शराब पॉलिसी में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक। तो स्कूलों में घोटाला हो गया, सारे स्कूलों की भी जांच, 4 साल हो गए इनको स्कूलों की जांच करते करते, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक में बोले खूब घोटाला हो गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। बोले अस्पतालों में घोटाला हो गया, अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन में, दवाइयों में, पता नहीं क्या क्या, वो सारी जांच कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। कोरोना के वक्त बोले घोटाला हो गया, पूरी दुनिया कह रही है कोरोना में हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बोले घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली। बोले सड़कों के निर्माण में घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे क्या फायदा है? इससे कोई देश का फायदा है ऐसी झूठी सच्ची जांच करके? देश का टाइम खराब कर रहे हो, लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, काम में अड़चन अड़ा रहे हो, रोज नई नई उलट पुलट जांच कर रहे हो। एक जरूर हुआ है, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पार्टियां बची हैं। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। 2 ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। और जो कट्टर बेईमान पार्टी है, उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है, रोज भ्रष्टाचार। कल सुन रहे थे कर्नाटक के अंदर ठेकेदार खड़े होकर कह रहे थे, खुलेआम कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, वो डर भी निकल गया उनका। ठेकेदार खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे से 30% पैसे खा गए, मेरे से 40% पे। कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो जहरीली शराब बेचती है। कट्टर पार्टी बेईमान पार्टी वो है जो नशा बेचती है इस देश के अंदर। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाती है। कट्टर ईमानदार पार्टी उससे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है। और कट्टर बेईमान पार्टी जनता से टैक्स लेके और अपने दोस्तों के कर्जे माफ करती है, उनसे एमएलए खरीदती है। कट्टर बेईमान पार्टी अपने दोस्तों से और अपने पार्टी के लोगों से प्यार करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है। अगर उनकी पार्टी का कोई पकड़ा जाए तो उसको जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनका कोई दोस्त पकड़ा जाए चोरी करते हुए तो उसका कुछ नहीं होता। कट्टर ईमानदार पार्टी देश से प्यार करती है। अगर उनका अपना भी कोई फंसे तो उसको बख्शती नहीं है कट्टर ईमानदार पार्टी। कट्टर बेईमान पार्टी है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, कईयों की फर्जी डिग्रियां हैं उनके नेताओं की। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं, डिग्री असली है। कट्टर ईमानदार पार्टी के पास अच्छी टीम है, समझ है, विजन है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 24 घंटे गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, पूरे देश में बेईमान पार्टी को पता चल जाए किसी ने बलात्कार किया, उसको पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंच जाते हैं। औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं ये। और कट्टर ईमानदार पार्टी है जो शरीफों की पार्टी है, महिलाओं की इज्जत करती है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो दोस्तों की फिक्र करती है, दोस्तवाद करती है, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत की परवाह करती है, भारतवाद करती है। और जैसा अभी राजेंद्र गौतम जी ने कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है, और कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो अपने दोस्त को दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहती है। मैं कहता हूं मैं फ्री बिजली देना चाहता हूं, बताओ क्या गलत करता हूं? पैसा स्विस बैंकों में नहीं ले जा रहा, जनता को फ्री बिजली। ये इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं देखता हूं इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं मेरे को। मैं कहता हूं मैं स्कूल और अस्पताल बनाना चाहता हूं देश में। दिल्ली में हमने इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, इतने अच्छे अच्छे, ये जैसे ही मैं कहता हूं मैं स्कूल अस्पताल बनाऊंगा मेरे ऊपर केस कर देते हैं। ये इतने केस कर दिए इन लोगों ने मेरे ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल और अस्पताल बनाए बिना क्या देश की तरक्की हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती देश की तरक्की। तो आज 2 मांग हम कर रहे हैं इनसे। एक तो ये जो एमएलए खरीदते हो तुम, इन्होंने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, अब झारखंड में करने जा रहे हैं। बता रहे हैं 20-20 करोड़ से 50-50 करोड़ रुपए तक के एमएलए खरीदे हैं। 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो आज पहली मांग तो इस देश के लोगों की आ रही है, एमएलए खरीदना बंद करो, बहुत हो गई गुंडागर्दी, सरेआम मंडी बना रखी है इन्होंने एमएलए की। एमएलए खरीदना बंद करो और ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो। और दूसरी मांग है कि ये कर्जे जो तुम लोगों ने अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हो, ये सारा पैसा रिकवर किया जाना चाहिए और किसानों के और स्टूडेंट्स के कर्जे माफ किए जाने चाहिए, ना कि दोस्तों के कर्जे माफ। ये डिबेट आजकल अमेरिका में भी चल रहा है। अमेरिका के अंदर भी 2 पार्टियां हैं। जो बिडेन साहब अभी स्टूडेंट्स के कर्जे माफ कर रहे हैं, दूसरी पार्टी है जो इनके दोस्त की पार्टी है, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए, अरबपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए। वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहां भी यही चल रहा है और यहां भी यही डिबेट चल रहा है इस देश के अंदर कि क्या अरबपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए या किसानों के और स्टूडेंट्स के कर्जे माफ होने चाहिए। मैंने पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं जो टीवी में चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, बहुत आहत हूं मैं। ये चल क्या रहा है? मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा, हमारा कसूर क्या है? मैं देख रहा था स्कूलों के ऊपर ऐसे टूट के पड़े हैं ये कि इन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं कि इतने स्कूल क्यों बना दिए। तो स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, किसी भी देश में स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, बताओ क्या गलत करा। इनका दूसरा आरोप है स्कूलों में इतने कमरे क्यों बना दिए। अब कमरों में हम तो रह नहीं रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं यार कमरों के अंदर, तुमको क्या तकलीफ है? बोले गरीबों के बच्चों के लिए इतने कमरों की क्या जरूरत है? गरीबों के बच्चे तो कम कमरों में भी पढ़ लेंगे, एक कमरों में 100 ठूस दो पढ़ लेंगे। अरे हम गरीबों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तुमको क्या तकलीफ है? तुम अपने बच्चों को विदेश भेजते हो, हम अपने बच्चों को अपने देश के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते क्या? कहते गरीबों के बच्चों के लिए इतने स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए इतने टॉयलेट क्यों बना दिए। बताओ, टॉयलेट, ज्यादा टॉयलेट बना के हम क्या करेंगे उसका? हमारा उसमें क्या रोल है यार? पहले ऐसे जमाना था जहां पे टॉयलेट्स ही नहीं होते थे स्कूलों के अंदर, बच्चियों को अपने घर जाना पड़ता था अगर जरूरत पड़ती थी। आज अगर हमने अच्छे टॉयलेट बना दिए, वहां हमारी बेटियों को, बच्चियों को, बच्चों को अगर सुविधा मिल रही है, तो इसमें क्या तकलीफ है? ये आरोप है इनके, ज्यादा स्कूल क्यों बना दिए। फिर कह रहे हैं क्लासों में इतना डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत है? गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूर के बच्चे, इन लोगों को क्या जरूरत है इतने अच्छे अच्छे डेस्कों पे पढ़ने की? इन लोगों को क्या जरूरत है डिजिटल बोर्ड की? इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत थी? हम तो करेंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे। अब ये देश बदलेगा, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। तुम लोगों ने गरीबों का मजाक बना दिया था इस देश के अंदर, अब इस देश के गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और तुमसे आंखों में आंखें मिला के तुम्हारा सामना करेंगे गरीबों के बच्चे। पहले कहते थे केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया। आजकल कहते हैं केजरीवाल ने ज्यादा स्कूल बना दिए, केजरीवाल ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। ये मैंने कहा कि
जो कट्टर बेईमान पार्टी है इस देश की, वो अनपढ़ लोगों की पार्टी है, डिग्री नहीं है उनके पास, समझ नहीं है उनके, बेवकूफों की भी पार्टी है ये। एक मैं देख रहा था आजकल स्कूलों में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।